हो गया जल। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। मैं अपने समाज के सभी सगाजनों को सेवा जोहार। मैं आज हमारे समाज की जो स्थिति है उस पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैंने 40 साल तक अपने समाज के सघन क्षेत्रों में कार्य करके देखा कि जितना हल्ला होता है कि आदिवासी समाज के लिए ये किया, ये दिया, ये हुआ, ये सिर्फ ढोल पीटना होता है। मैंने देखा हमारी महिलाओं को भूख से जूझते हुए, अपने बच्चों को बीमारी से मरते हुए, अपने वृद्ध लोगों को सिर छुपाने के लिए झोपड़ी के लिए तरसते हुए, बारिश में चलने के लिए रोड से कीचड़ में उनके लथपथ पैरों को देखा है मैंने। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग जो कुछ राजनीति में आ जाते हैं या ऊपर बढ़ जाते हैं, वो कभी हमारे समाज की मदद करना या लौट कर हमारे समाज के प्रति वापस देखना चाहते ही नहीं है। ऐसा क्यों है? और हमारे समाज का लगातार विघटन हो रहा है। हम अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति सबको छोड़ते हुए दूसरे अदर समाजों की जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी होना, अंग्रेजी पहनावा चाहिए, हमको बड़े देव की पूजा करने में शर्म आने लगी। क्यों? हम क्यों अपने आप को भूल रहे हैं कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए था? ये तो वही बात हुई कि अपने पिता को छोड़ के दूसरे के पिता को पिता कहने के लिए खड़े हैं। और ये जब तक हम अपने समाज से ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हमारा समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे। आज सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है हमारे समाज का। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा नहीं है। शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। मेरा जहाँ तक मानना है कि 1% लोग शिक्षा पाते हैं, और हमारे बच्चे अगर चाहे भी कि हम पढ़े तो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनके पास उतने साधन नहीं होते। इसलिए हमारे होनहार बच्चे भी पीछे रह जाते हैं। तो मैं इस विषय में लगातार चिंतन करती रहती हूँ कि हमारे बच्चों को कैसे उज्जवल भविष्य हम प्रदान कर पाएंगे। पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा होकर इस दिशा में विचार करे और हम उस दिशा में लगातार प्रयास करना शुरू करेंगे, तब ही ये काम थोड़ा बहुत संपन्न हो पाएगा। हाँ, कमरे में बैठ के सोच रही हूँ मैं अकेली, तो इससे तो ये कार्यक्रम संपन्न होने से रहा। इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हमारे समाज में महिलाओं को पूजनीय स्थान प्राप्त है, लेकिन मैं जो देख रही हूँ आज, सबसे ज़्यादा दुर्दशा में हमारे समाज की महिलाओं को ही रखा जाता है। मजदूरी करती मिलेंगी हमारे समाज की महिलाएं, और उनके साथ इतनी बदतमीजियाँ होती हैं, और वो शिकायत भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको धमकी दी जाती है, अगर आप शिकायत करोगे तो आपको काम से बाहर कर देंगे, आपका बच्चा, आपका पेट भरेगा, काय में भूखा मरोगे। ये मजबूरी होती है उनकी। सरकार कहती है कि अरे हम वन भूमि का पट्टा दे रहे हैं। मैं कम से कम 10 साल पहले लोगों को कुछ पट्टा दिलवाई थी, उनको नहीं मालूम कि हमको हर साल पट्टा रिन्यू करना पड़ेगा, और 1 साल का वो उस ज़मीन को जैसे तैसे वो लोग जोते हैं और थोड़ा बहुत प्राप्त किए हैं। 1 साल के पीछे वो बेचारे वो भूमि से बेदखल कर दिए गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि हमें आगे क्या करना है। जब तक हमारे जानकार लोग आगे आके समाज के उस वर्ग के लिए काम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये असंभव था, असंभव है और असंभव ही रहेगा। मैं देख रही हूँ लगातार कि हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे दूसरे समाज में जाके शादी कर लेते हैं, और उसके बावजूद भी हमारे समाज का सारा लाभ लेते रहते हैं। भाई ऐसा क्यों? हमारे समाज में क्या बेटियाँ नहीं होती? हमारे यहाँ क्या बेटे नहीं होते? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, अंग्रेजों से प्रभावित होते जा रहे हैं। इसलिए हम अपने धर्म को भूल गए हैं, और हम ये सोचने लगे कि हम वहाँ चले जाएंगे तो हमारा बहुत सम्मान होगा। ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि पीठ के पीछे आखिर तो हम जो हैं वो चीज़ कह के वो लोग बोलते रहते हैं,
मैंने सुना है लोगों को कहते हुए, इसलिए बता रही हूँ कि हम जब तक अपने बच्चों को बचपन से ये संस्कार ना दें कि हमारा धर्म क्या है, हमारी भाषा क्या है, हम किस संस्कृति से पैदा हुए हैं और हमको इसे कहाँ तक आगे बढ़ा के ले जाना है, जब तक हमारे यहाँ कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा साहित्य उपलब्ध भले ना हो, लेकिन जो हमारे जानकार लोग हैं, जो हमारे इस समाज के पुराने साहित्य को धीरे धीरे हमारी भाषा को प्रकाश में ला रहे हैं, उनका सहयोग करके यदि हम वो चीज़ हमारे बच्चों तक पहुंचाते हैं और उनको ये समझाते हैं कि बेटा यही हमारी जान पहचान है और इसी से हम आगे बढ़ेंगे, तब तक हमारे समाज का कभी उन्नति होने का हमको ख्याल नहीं लाना पड़ेगा। मैं लगातार देख रही हूँ कि लोग इकट्ठा तो होते हैं समाज के नाम पे, मैं ये संगठन बनाया हूँ, मैं वो संगठन बनाया हूँ, मैं ये पार्टी चल, परंतु जैसे ही उनके पीछे 10-5 हजार लोग खड़े होते हैं, क्योंकि अनजान होते हैं, नासमझ होते हैं, सीधे और सरल व्यक्ति होते हैं, वैसा ही किसी राजनीति पार्टी में जाके सौदा करते हैं और समाज तो पीछे छूट जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा कमाना होता है, समाज का कभी कोई उत्थान नहीं किया जाता है। ये मैं लगातार इस चीज़ को देख भी रही हूँ, महसूस भी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने समाज तक ये आवाज़ पहुँचाऊँ कि हम सबको इकट्ठे होकर पहले समाज को खड़ा करना है। जब तक हमारा समाज उन्नत नहीं होगा, हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को उन्नति करते नहीं देख पाएंगे। दादा मरकाम इस दिशा में बहुत काम कर रहे थे, लेकिन तो मुझे बड़ा दुख है उनकी असामयिक मृत्यु का। मैं उनके लिए देव से प्रार्थना करती हूँ कि उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं बहुत कुछ सीखी हूँ दादा मरकाम जी से, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है दादाजी के निधन का। परंतु मैं चाहूँगी कि जो दादाजी ने मशाल जलाई है, उसको लेकर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, विशेष तौर से मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। और मैं आप लोगों से एक ही विनती करना चाहूँगी कि हम लोग अपने समाज के लिए आगे बढ़ें। सबसे पहले जब तक हमारे समाज में शिक्षा नहीं आएगी, तब तक हमारा आगे बढ़ना बेकार जाएगा। हमारा समाज का 1% शिक्षित है, अभी भी 90-99% लोगों का शिक्षित है। उन्हें नहीं मालूम कि हमको राशन कार्ड लेने किधर जाना है, उन्हें नहीं मालूम हमको फ्री में राशन दे रहा है सरकार। उनके राशन जाते हैं लेकिन तो उन्हें कभी मिलता नहीं। वो बेचारे मजदूरी करने के लिए मजबूर थे, हैं और आगे भी पड़े रहेंगे। इसलिए ये हम लोगों का कर्तव्य है, जो हम लोग जानते हैं, जो शहर किनारे रहते हैं, इस तरीके से अगर हम जाके उन लोगों को ये चीज़ें समझाएंगे, जब ही ना वो आगे बढ़ पाएंगे। बेटियों की, बेटों की पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं क्योंकि उनके पास उतना साधन नहीं होता, पैसा नहीं होता अगले पढ़ाई के लिए। अगर हम जाके उनको ये चीज़ बताते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और हायर एजुकेशन के लिए भी हमको उसके लिए पैसा देगी सरकार, तो मैं समझती हूँ कि हमारे बेटे और बेटियाँ शिक्षित हो सकेंगे और जो समाज है उनसे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सकेंगे, गौरव से सिर ऊंचा करके कह सकेंगे कि हम गोंडवाना समाज के सदस्य हैं और हमारा समाज लगातार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। साथ ही मेरा उन बच्चों के लिए भी एक संदेश है जो आज शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जज है, कि वो यदि अपने समाज का सहयोग करेंगे तो किसी एक बच्चे को भी अगर वो शिक्षित करके आगे बढ़ाते हैं तो समाज का एक थोड़ा सा ऋण उनके सिर से कम होगा। ऐसा मेरा सोचना है और मैं चाहती हूँ कि ये सोच यदि सारे समाज में जाती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने जगह जगह पे जाके देखा है, जब हम लोग शाम को उन लोगों के घर में पहुँचते थे तो मैं क्या बताऊँ कि उनके पास खाने के लिए कोदो भी नहीं हुआ करता था। बेचारे पास पड़ोस में हम लोग को देख के जैसे तैसे ला के हमको मोटा मोटा रोटी और खाने को देते थे।
तो हम उसको बड़े प्रेम से खा के और उनको समझाया करते थे कि हमारा समाज है, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। दिन भर की थकी आती महिलाएं, उनके छोटे छोटे बच्चे रोड के किनारे झूले में पड़े रहते हैं, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, क्या वो इंसान नहीं होते? क्या जो लोग एसी में बैठते वो इंसान होते हैं? और मैं एक चीज़ तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम अगर सोचे कि हमारे समाज के जो लोग पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ गए हैं, एयर कंडीशन में बैठ रहे हैं, एयर कंडीशनर कार में चल रहे हैं, वो समाज के लिए सोचेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि वो जब उधर पहुंच जाते हैं तो हम उनको अपने आप को हमारे समाज का हिस्सा कभी नहीं मानते हैं। बहुत कम आधा % लोग होंगे जो लौट के समाज की तरफ देखते हैं। ये मेरा अनुभव कटु है। मैंने इस चीज़ को इतना अनुभव किया है और इतना तकलीफ देखी है कि मेरा मन जानता है। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे विनय करती हूँ, समाज के जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, कि सभी इस चीज़ के लिए उठ के खड़े हो। सबसे ज़्यादा बेइज्जती हमारी महिलाओं की हो रही है, रेप भी होता है 12-12, 13, क्योंकि मजदूरी करने उनके घरों में जाती हैं, और जिनके घरों में मजदूरी करती है वो सवर्ण लोग होते हैं, खूब दिल से रेप होता है और वो कंप्लेंट नहीं कर पाती हैं। कुछ तो उनको धमकियाँ दी जाती हैं और कुछ थाने में जाने के बाद थाने वाले इतना बदतमीजी से व्यवहार करते हैं कि अगर वो वहाँ 2 मिनट भी खड़ी रहना चाहे तो खड़ी नहीं रह सकती है। मैं इस चीज़ को मैंने इस चीज़ को अपने द्वारा कई बार संपन्न किया है। मेरे गांव में 12-13 साल की बेटी का रेप हुआ, उसको गर्भ रह गया, उसकी माँ को पता लगा कि बहन जी कुछ मदद करेंगी, वो मेरे पास में आई है। तो मैं बोली आप लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करें? बहन जी हम कंप्लेंट करने नहीं जाएंगे, गांव में वो लोग हमको मारेंगे और थाने वाले हमको भगा देंगे। मैं बोली मैं साथ में जाऊंगी। मैं साथ में जाके थाने में बोली हूँ कि इससे मर्यादा के अंदर ही प्रश्न कीजिएगा, एक भी अमर्यादित प्रश्न नहीं होना चाहिए। उस बच्ची की मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उस कंप्लेंट की प्रतियां मैंने कलेक्टर को, कमिश्नर को, जनजाति आयोग के अध्यक्ष को, सबको पहुंचाई है। उन लोगों को अरेस्ट करवाया है और उस बच्ची को एक बेटी पैदा हुई। क्योंकि उसको पोषण नहीं मिला उस बच्चे को, वो बच्ची 1 हफ्ते में ख़त्म हो गई है। मैंने उस बच्ची को मुआवजा दिलवाया, अपने सामने रह कर मैंने उस बेटी की शादी के लिए लोग आए तो मैंने उनको बोला कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके साथ ऐसा ऐसा घटना हो चुकी है और आपको मैं सिर्फ बेटी दूंगी और देखूंगी आप मेरी बेटी को कैसा रखते हो। मैं आपको लिख के देना पड़ेगा। वो लिख के दिए हैं मेरे को। मैं जब उस बच्ची को एक बेटा पैदा हो गया, उसके बाद में जो पैसा उसका था मैं उसको उसका किताब दे दी हूँ। इतनी हिम्मत अगर हम लोग करते हैं तो सवर्ण समाज के लोगों को उनका दंड मिलना चाहिए, तो हम अपनी बेटियों को सुरक्षित कर सकते हैं। पर तो क्या ना हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि अरे हमको तो उसके माता पिता मेरे बोले हैं कि मेरे को तो इसी गांव में रहना बहन जी। मैंने कहा तुम गांव छोड़ो लेकिन बेटी की इज्जत के लिए संघर्ष करो। वो लड़की की माता, उसको उसके माँ पिता को मैं उसके मामा गांव भिजवाई हूँ और फिर मैं उनके लिए संघर्ष की हूँ और मैं उसमें सफल हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मैं संघर्ष की हूँ, क्या करेगी पुलिस, क्या कलेक्टर करेगा, क्या एसपी करेगा, हम जायज़ तरीके से आपसे बात करने आए। इतना हिम्मत अगर हम जुटाते हैं, हमारी बेटियों की सुरक्षा करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि मेरे समाज में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। और यदि हम ये नहीं कर पाए, बेटियाँ सबसे पहले तो अशिक्षित है, हम बेटियों को पढ़ाना गुनाह मानते हैं। मैं देखी हूँ देहात में बेटियों को अगर 1, 2, 3 साल तक स्कूल भेजते हैं तो फिर उसको घर में बैठा लेते और जल्दी। और हमको हमारे समाज की बाल विवाह प्रथा को सबसे पहले बिल्कुल ताकत से रोकना है। कुछ ये देखिए जो परिचय सम्मेलन करा रहे हैं और सामूहिक विवाह करा रहे हैं, एक निश्चित दायरे में होते हैं, एक निश्चित व्यक्तित्व वाले लोग ही वहाँ पहुँच पाते हैं। क्या मेरे गांव का एक व्यक्ति जिसके बदन पे कपड़ा नहीं है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, वो वहाँ तक पहुँच रहा है? नहीं पहुँच रहा। यदि हम इन चीज़ों को उस क्षेत्र में जाके
प्रचारित प्रसारित करें और अपने लोगों के बीच में पहुंचाएं, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद हम कुछ अंश तक अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए अस्वस्थता की बात तो मैंने यहाँ तक देखा है कि मेरे समाज की महिला को बच्चा होने के तीसरे दिन उसको अपने मालिक के घर में गोबर फेंकने जाना पड़ा है। आप मुझे बताएंगे 3 दिन की बच्चा पैदा करी औरत अगर काम करने जाएगी तो उसकी शारीरिक स्थिति क्या होगी और उसके बच्चे के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु हम लोग ये नहीं सोचते हैं। हमको उससे क्या करना है, उतना गांव में पढ़ा कौन जाएगा वहां काम करने। हम शहर में बैठ के सब कुछ पाना चाहते हैं। ये गलत है। जब तक हम इस चीज को सुधारेंगे नहीं, जब तक हमारा समाज नहीं सुधर पाएगा। हालांकि मैं सुनती रहती हूँ वो फलानी जगह परिचय सम्मेलन हो रहा है, ग्वालियर से आ गए तो आगरा से आ गए है तो हिमाचल प्रदेश बुलाए हैं, नागालैंड किस काम का? पहले अपना क्षेत्र तो ठीक करो, अपने क्षेत्र में लोगों को लाके उनको तो स्थापित करो, फिर नागालैंड और हिमाचल से बुला लेना। उनका स्वास्थ्य नहीं है, उनके स्वास्थ्य की तरफ कोई देखने वाला नहीं। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है और उसमें ताला लगा है। इंटीरियर के क्षेत्र में मैं जाके देखी हूँ, प्राथमिक शाला बनी है, उसमें ताला लगा है। शिक्षक महोदय अपना तनख्वाह लेते हैं, घर में बैठते हैं, महीने 2 महीने में एक बार आता है, स्कूल खोलता, घंटी बजाता, घंटे भर बैठ के पूरी प्रेजेंट डालता अपनी, और मनमानी बच्चों की प्रेजेंट डाल के घर में जाता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वो एक बाई आती है महीने 15 दिन में, और कभी कोई पहुंच गया तो उसको कोई गोली दे दी, पैरासीटामॉल ले ले, ये ले ले, जाओ, और पूरा रजिस्टर भरा, तनख्वाह ली और घर में गए हैं। इन चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा कि हमारे साथ कितना छल हो रहा है, हमारा समाज क्यों पिछड़ा हुआ है। यदि हम इसको नहीं देखेंगे तो कोई हमारे मदद करने नहीं आएगा। मैं ये मानती हूँ कि अपनी मदद हम खुद करें, और अगर हम नहीं कर सकते तो हमको हमारा सारा ये जो दिखावा है, तो ये मैं हम ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको छोड़ के अपने घर में बैठ के और बड़ा देव जपना चाहिए। तो मेरा तो आप सबसे सविनय निवेदन है, मैं यही चाहूँगी कि मेरी उम्र, देखिए आयु आदमी को कभी कहीं नहीं रोकती, रोकता है आपका संकल्प। जो आपका संकल्प ढीला होता है, रोकता है आपका हृदय, क्योंकि आपका हृदय उसकी चीज उस स्थिति से दुखी नहीं होता है। और अगर हम करना चाहें तो देखिए मेरे दादाजी कितनी उम्र में कितना काम किए हैं, हीरा सिंह दादाजी, तो हम लोग नहीं कर सकते? अरे हम तो उतना नहीं तो आधा तो कर लेंगे ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पद्माकर भाई साहब को भी बोली हूँ कि हम सारे इकट्ठे होकर काम शुरू करते फिर से। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भाई रिटायर हो गए हैं या हम 70-75, अरे आयु कभी किसी को कहीं नहीं रोकती। रोकता है हमारा संकल्प का ढीलापन, हमारे अंदर की इच्छा शक्ति, और उस चीज़ से जुड़ना। अगर हम उससे जुड़ना चाहेंगे हमको कोई नहीं रोकेगा, नहीं जुड़ना चाहेंगे ना तो कोई हमको गोदी में उठा कर भी ले जाएगा तो हम वापस भाग जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हमें जाकर हमारे बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, माताओं की शिक्षा, माताओं का स्वास्थ्य, उसकी ओर 100% ध्यान देना आज आवश्यक है। इतना मैं चाहूँगी कि ये मुझे अवसर दिया जाए, मैं आप लोगों के साथ काम करने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे भी तैयार हैं। मेरा जो नाती है वो खुद भी आयुर्वेद का डॉक्टर हो चुका है, और उस क्षेत्र में वो भी काम करने के लिए उत्सुक है कि मुझे कितना काम मिले मैं काम करूं। क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा पहले समाज, क्योंकि हमारा नाम और हम उसी से पैदा हुए हैं, और कर्ज चुकाने के लिए अगर हम 1% काम करूँगी तो कर्ज चुका पाऊँगी। तो अगर आप मुझे अवसर देंगे, मैं
और मैं तो पद्माकर भाभी, पद्माकर भाई साहब और भी बहुत से लोगों को निकाल के हम लोग बाहर लाएंगे। और हम सब, क्योंकि हम लोग समाज को बहुत नज़दीक से देखे हैं, समाज के लिए थोड़ा थोड़ा काम भी करे हैं, दादाजी के विचार भी जानते रहे हैं, दादाजी से बहुत ज़्यादा समीपता रही है मेरी और हम सब लोगों की। तो हम चाहेंगे कि हम इसको दादाजी के उस रास्ते को हम और थोड़ा आगे बढ़ा लें, ताकि हमको कोई भी ये ना कहे कि हमने दादाजी की उस मिशन को आधे रास्ते में छोड़ दिया। और मैं चाहूँगी कि हम सब मिलके अपने बच्चों के, जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं मैं देखती हूँ बीमार ही रहते हैं, तो कहाँ से तो मैं संग्राम शाह लाऊं, कहाँ से रघुनाथ शाह लाऊं, कहाँ से बिरसा मुंडा लाऊं, कहाँ से टांटिया भील लाऊं, जब तक मैं उनका स्वास्थ्य नहीं सुधारी, जब तक तो हमें उनके स्वास्थ्य के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है। और शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो अति आवश्यक चीज़ें हैं समाज के लिए। अगर ये आ जाएंगे और हमारे लोग जाग जाएंगे तो हम, जो दूसरे लोग कहते हैं गोंड गंवार है, उनको कहेंगे कि गोंड गंवार नहीं है, गोंड सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ताकतवर समाज है। इतना कह के मैं जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना, गलतियाँ हुई है ना तो उसको क्षमा करना, मुझे फ़ोन करके बताना।